तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कौन सा था, बायोमोलिक्यूल्स कौन सा था। एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लो, सही है सभी लोग। और बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा चैप्टर आपका केमिस्ट्री टाइप का है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे ऐसे बायोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं उसकी, लेकिन आप लोग घर पे जाके पढ़ते रहना नियम से, ठीक है, और कॉन्टिन्यू तरीके से स्टडी करते रहना, जिससे क्या हो कि आप लोग यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन एंजाइम्स पोर्शन हो गया, कुछ ऐसे पोर्शन है यहाँ के जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने लिपिड के बारे में पढ़ लिया था ना, किसके बारे में, लिपिड के बारे में। मैंने कल आपको क्या क्या पढ़ाया था, एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। मैंने कहा था बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है कि जिससे लिविंग बॉडी बनी होती है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनसे कोई भी लिविंग बॉडी बनी होती है उन्हें बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। मैंने कहा था बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स और एक होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। कैसे पता लगाएंगे कि कौन माइक्रोमोलिक्यूल्स है और कैसे पता लगाएंगे कौन मैक्रोमोलिक्यूल्स है, तो मैंने दो टाइप बताए थे, दो तरीके बताए थे आपको। एक तो साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर हम किसी लिविंग पीस को लें और उसको क्या करें, स्लरी फॉर्म में यानी कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में घोल लें और एक कॉटन का कपड़ा लें और उसमें हम क्या करें, छानें, उसको फिल्टर करें। अगर फिल्ट्रेट हो रहा है तो वो होगा माइक्रोमोलिक्यूल और फिल्टर नहीं हो रहा है तो कौन सा होगा, मैक्रोमोलिक्यूल। ये हमने बात की थी। इसके बाद दूसरा मैंने बताया था कि जो फिल्टर होता है उसे बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल और जो रिटेनेंट रहता है उसे क्या बोलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देखें तो 1000 डाल्टन से अगर कम है तो वो होगा माइक्रोमोलिक्यूल और अगर 1000 डाल्टन से ज्यादा है तो क्या होगा, मैक्रोमोलिक्यूल। मैंने एक यहाँ पे बताया था आपको एक्सेप्शन, जो किसके साथ होता है, लिपिड के साथ। मैंने कहा था लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो उल्टा होता है 700 डाल्टन, लेकिन फिर भी वो किसमें रखा हुआ है, मैक्रोमोलिक्यूल। क्यों, क्योंकि वो क्या नहीं होता, फिल्टर नहीं होता, और फिल्टर नहीं होगा इसका मतलब वो रिटेनेंट में रहेगा, तो हम बोल सकते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को देख के हमने देखा कि वो किसमें है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है, इसीलिए उसको हमने क्या बोला, मैक्रोमोलिक्यूल। मैंने दूसरा बताया था माइक्रोमोलिक्यूल का मतलब होता है मोनोमर यूनिट। मोनोमर का मतलब होता है कि अमाइनो एसिड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होता है, मोनोसैकेराइड होती है, ये सब क्या होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल। आपको बताया अमाइनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल। इसका मतलब फैटी एसिड से क्या बनता है, लिपिड बनता है, तो लिपिड क्या हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल। मोनोसैकेराइड आपस में मिला के क्या बनाती है, पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड क्या हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल। इसके बाद और भी हमने देखा कि नाइट्रोजनस बेस से मिलके क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड क्या हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था अमाइनो एसिड के बारे में, किसका बताया था, हमने ये भी देखा कि अगर हम इनऑर्गेनिक किसी को इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं, एलिमेंट को देखते हैं, तो मैंने बताया था कि अगर तुम कोई लिविंग पीस लो, उसको पहले सुखाओ, उसके बाद जला दो, ठीक है। जलाओगे तो जो एक कार्बन सब बाहर निकल जाएगी और उसमें बचेगा कौन, इनऑर्गेनिक, जिसमें तुम्हारा सही है जो राख होती है उसमें सब कौन से एलिमेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक। क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद मैंने कल बताया था आपको कि अमाइनो एसिड की चर्चा की थी। मैंने कहा था अमाइनो एसिड का मतलब सिंपल सा होता है जहां जब से प्रोटीन बनी होती है, क्या बनी होती है, यानी कि प्रोटीन का मतलब ही होता है अमाइनो एसिड की चेन। चेन जो होती है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। मैंने कहा था टोटल जो अमाइनो एसिड होते हैं वो कितने होते हैं, 20। कितने होते हैं बेटा, 20 अमाइनो एसिड होते हैं और 20 अमाइनो एसिड से लाखों करोड़ों प्रकार की प्रोटीन बन रही है। बस डिफरेंस इतना है कि कोई वैलिन, हिस्टाडीन, ल्यूसीन, लाइसिन जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनकी चेन में कहां पे कौन है उस चेन में, वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल बताया था कि हमारी जो इंग्लिश अल्फाबेट होती है उसमें कितने लेटर होते हैं, 26, और 26 लेटर से दुनिया के सारे नाम बने हुए हैं, ठीक है। कैसे बने हुए, जैसे आप यही सोचो 1 से 10 तक के अंक होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 ये तो होते हैं, और बताओ सोचो हजारों टाइप के नंबर, करोड़ टाइप के नंबर कैसे बने होते हैं, किसी में 9 पीछे होता है, किसी में 4 आगे होता है, ये तो होता है, ये डिफरेंस होता है खाली। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि अमाइनो एसिड की चेन में जब अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो होता है वो कैसा है, वही प्रोटीन बनती है। क्लियर हुआ, और वो डिपेंड करता है कि हमारे डीएनए में नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस क्या है, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि 3 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस मिलकर एक बनता है कोडॉन, क्या बनता है, और एक कोडॉन से कोई भी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड क्या होता है, कोड होता है। ये सब बातें हमने करी थी। इसके बाद मैंने कहा था सारे अमाइनो एसिड का नाम आप लोग याद मत करना, ऐसा नहीं कि आपको सुना जाएगा कभी, लेकिन आप लोगों को बेटा इतना पता होना चाहिए कि अगर मैं कहूँ मैं कहूँ हिस्टाडीन तो आप ये समझ जाओ कि सर अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिस्टाडीन क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। तो मैंने कहा था एक बार नाम देख लेना बस, जरूरी नहीं कि आपको सारे याद हों, और आपको सिंबल उसके याद होनी चाहिए। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमें जेनेटिक्स में फिर पढ़ना है इनको,
और जेनेटिक्स में बेटा एक क्वेश्चन आता है 100% किससे, अमाइनो एसिड से। तो मैंने कहा था आप लोग सिंबल याद कर लेना किसके साथ, अमाइनो एसिड के साथ, कि कौन से अमाइनो एसिड का क्या सिंबल है। आप सब लोगों ने याद कर लिए, सही बच्चों ने याद कर लिए, ठीक है। तो आप लोगों को अगर सिंबल याद है तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को अमाइनो एसिड के नाम लगभग पता होंगे। ऐसा एक का नाम होगा जो आप भूल जाओ, वैसे आपको पता होंगे, सही है, लगभग एक इतना क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी किसकी, लिपिड की, किसकी थी। अच्छा वहां पे मैंने ये बताया था आप लोग वो 3 स्ट्रक्चर ध्यान रखना, सही है। और दूसरा मैंने बताया था एसिडिक, बेसिक और कौन सा था, न्यूट्रल और एरोमेटिक। ये अमाइनो एसिड के नाम याद करना, आप सब लोगों को याद है, यही तो मैं कह रहा था अभी रिवाइज करो, जल्दी से देखो एक बार, सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ लिए, ठीक है। जैसे न्यूट्रल का बताओ, कौन बताएगा, किसी से पता है, वेलिन। क्या होता है, वेलिन हमारे साथ, ठीक है, सब लोगों को पता होगा, आप लोग याद करना, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था हम लोग आते हैं किस पे, फैटी एसिड, किस पे आते हैं, फैटी एसिड। मैंने कहा था 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। आप लोग को इस तरह ध्यान रखना, सैचुरेटेड में मैंने कहा था सिंगल मतलब स्टेट चेन होती है, वहां पे ओनली सिंगल बॉन्ड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे कैसे रहते हैं, सॉलिड रहते हैं, और क्या बताया था इनका, हाँ, एनिमल फैट होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और वहां पे डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन के बीच, चेन बेंड हो जाती है, और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं रहते, लिक्विड रहते हैं। और ये क्या होती है, प्लांट फैट। ये हमने कल पढ़ लिया था इतना, ठीक है। अब हम लोग अगले क्या टॉपिक में बेटा वो बात करते हैं, ठीक, किताब में बच्चों। एक बार अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो मुझसे क्लियर कर दो, फिर हम लोग अगले बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हमने सब पढ़ लिया था ना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजनस बेस। क्या है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। इसके बाद ये स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, इन्हें रटेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में हम लोग समझते हैं नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, ठीक है। एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आप लोग ऐसा करो किताब भी बंद करते हैं, वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये क्या बना हुआ है, बोले, चलो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजनस, क्या हुआ, डाउन हो गया, चलेगा नहीं फिर जब तक चल रहा है तक। अब ये बोलेगा ऐसे हैं, लाइट बंद कर दो, और तेज हो रहा है, तो क्या करूँ बताओ। अरे चल फैन चला तो चला जाएगा बेटा, इधर देखो। अच्छा ये पहले समझते हैं नाइट्रोजनस बेस क्या है, ठीक है, एक बार क्लियर करते हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, यहीं पर मैं सारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सबसे, अरे यार ये तो बहुत बेकार लग रहा है, क्या बोल रहा है, वहां से बोल रहा है, अगर वहां से बंद करोगे तो ये बंद हो जाएगा, लाइट चल रही है, ये बंद हो जाएगा फिर। अरे चलो बेटा उस वाली क्लास में कर लो यार। देखो अब बेटा समझ जाओ, हम लोगों ने जो पढ़ा था अभी तक, मैं आपको यहाँ पे सारा क्लियर कर दे रहा हूँ। नाइट्रोजन बेस क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, और डीएनए क्या होता है, ठीक है। आपको ये तो पता होगा, डीएनए और आरएनए को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल
जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से कैरेक्टर दूसरी जनरेशन में जाते हैं, उन्हें कौन लेके जाता है? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी में कौन है? डीएनए। कौन है? डीएनए। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, डीएनए कैसे बना होता है, पूरा मैं आपको कहानी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है बेटा, अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए जो बना होता है वो न्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलकर बनता है। किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड की चेन से। अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं बोल सकता हूँ कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, अब आपके मन में सर आएगा क्वेश्चन, सर एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? क्योंकि पूरा न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड तो 2 3 4 5 ऐसे ही, जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे उसका डीएनए की लेंथ क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो क्या क्या होता है? देखो उसमें होता है बेटा, सबसे पहले होता है क्या? पेंटोस शुगर। क्या होती है? पेंटोस शुगर होती है। पेंटोस शुगर के रूप में डीएनए में कौन सी होती है बेटा? डीऑक्सीराइबोज। कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए में जो होती है वो होती है राइबोज। कौन सी होती है? ये बात समझे आप लोग? ठीक है। इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो एक क्या लगा होता है? फॉस्फेट ग्रुप। क्या लगा होता है? फॉस्फेट ग्रुप। और तीसरा जो होता है बेटा वो होता है नाइट्रोजनस बेस। इतनी ये सारी चीजें यानी कि 1 2 3 ये तीनों मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहते हैं और डीएनए की लेंथ बढ़ती रहती है। नाइट्रोजनस बेस की बात करूं तो आपको पता है एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और क्या होता है? थाइमिन। ये होता है डीएनए के केस में। किसके केस में होता है? डीएनए। और अगर हम आरएनए के केस की बात करें तो उसमें एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा और यूरेसिल। यानी कि थाइमिन के क्या होता है? यूरेसिल। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया ये, यानी क्या क्या हो गया? पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। अगर ये लगे हुए हैं तो इसका मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, इसके बाद ऐसे 2 3 4 यानी कि न्यूक्लियोटाइड का नंबर बढ़ता जाएगा और डीएनए की लेंथ क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी। यहाँ पे बात ये है, देखो नाइट्रोजनस बेस आपको पता है ये तो डीएनए वाले होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और इसके बाद आरएनए की बात करें तो थाइमिन का खाली क्या होता है? यूरेसिल। बकाया थाइमिन नहीं होता है, खाली क्या होता है? यूरेसिल होता है। ये सब आपको क्लियर है? ये तो हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो कैसे होता है ये मिटा दूं? अब तो मिटाना पड़ेगा ना, लिखना तो नहीं किसी को? नहीं लिखना? ठीक है। आपको ऐसा भी नहीं कि वापस से ला सकते हैं, है ना? अब बेटा इधर देखो, अगर हम डीएनए की बात करें तो कैसा होता है? देखो जैसे ये क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप, सही है। इसके साथ क्या लगी होती है? पेंटोस शुगर। क्या लगी होती है? पेंटोस शुगर। और बेटा एक क्या होता है? एडेनिन। हमेशा ध्यान रखना एडेनिन के साथ जो लगा होता है वो क्या होता है? थाइमिन। और ग्वानिन के साथ लगा होता है वो क्या होता है? साइटोसिन। आप लोगों को पता होना चाहिए एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ा होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, और ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ा होता है हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एडेनिन के साथ क्या लगा दे रहा हूँ? ग्वानिन। और इसके बाद देखो एडेनिन के साथ थाइमिन लगता है। अरे क्या हो रहा है? ठीक है। बेटा ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, समझे बात को? इसमें क्या क्या होगा? एक फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। अब फिर से क्या लगा होगा बताओ? फिर से फॉस्फेट ग्रुप, फिर से क्या होगा? पेंटोस शुगर, ये तो होगा। और फिर से क्या लगा होगा? अब मैं यहाँ पे जी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ग्वानिन लगा दे रहा हूँ। अब ग्वानिन के साथ क्या लगता है बताओ? साइटोसिन, ऐसे तो होगा। और यहाँ पे फिर से क्या होगा? पेंटोस शुगर और ये फॉस्फेट ग्रुप और ऐसे। अब ये दो कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए बताओ? दो हो गए। ऐसे फिर से न्यूक्लियोटाइड लगा होगा, बस ऐसे अगर डीएनए की लेंथ होती है, एक स्ट्रैंड डीएनए का ये हो गया, एक स्ट्रैंड डीएनए का ये हो गया, समझ गए? और देखो फॉस्फेट लगा होगा, इसके बाद फिर से क्या लगा होगा बेटा? पेंटोस शुगर लगी होगी और क्या लगा है? सही, नाइट्रोजन बेस लगा दिया। इसके बाद ग्वानिन लगा होगा ना, और यहाँ पे क्या लगा होगा? फॉस्फेट। ऐसे करके ये डीएनए की लेंथ लगातार बढ़ रही है और मैं न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जा रहा हूँ।
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इतना पोर्शन, ये क्या है बताओ बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड। जो हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, इसका मतलब ये होता है। ये बात समझ गए आप लोग। यहाँ पे अगर मैं और आपको डिटेल में ले जाऊं तो आपको पता है डीएनए के बारे में और भी आपको बातें बताऊंगा। जैसे डीएनए की जो पोलैरिटी होती है वो होती है एंटी पैरेलल। कैसे होता है, एंटी पैरेलल का मतलब होता है एक स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरा कैसा होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आपको पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, हेलिकल फॉर्म में होता है। इसका नेचर आपको पता है कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक एसिडिक। कैसा होता है, और इसमें चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। कौन सा होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पे जो एक बॉन्ड होता है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस सुगर जुड़ा होता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है। इसके बाद जो अब देखो यहाँ पे जो पेंटोस सुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है, वो जुड़ा होता है हमेशा कौन से बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। किससे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पे ये जो जुड़ा है किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन। लेकिन एक बार ये आया था कि बताओ एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कौन से बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो वो जुड़ा होता है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से। किससे, फॉस्फोडाइईस्टर। अब आप लोग बताओ, ये देखो एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया और बेटा एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। अब ये दोनों जो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा ये वाला, ये कौन सा होगा, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। ये क्लियर हुआ आपको, कितना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हमने ये तो समझ लिया कि एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अच्छा न्यूक्लियोसाइड भी होगा। आपके ये मतलब ना टी की जगह एस लिख दिया है धोखे से, धोखे से नहीं लिखता यहाँ पे। देखो एक होता है न्यूक्लियोटाइड, क्या होता है बेटा, और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या एब्सेंट होता है, कुछ बताएगा। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है तो पता है, तीनों चीजें होती हैं, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस सुगर और नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इसमें केवल नाइट्रोजनस बेस और शुगर होती है, खाली शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है खाली। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है तो बेटा तीनों चीजें होंगी, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस सुगर और नाइट्रोजनस बेस। अगर न्यूक्लियोसाइड बोलेगा तो यहाँ पे खाली क्या खत्म कर दो, फॉस्फेट ग्रुप, क्या क्या होगा, पेंटोस सुगर और नाइट्रोजनस बेस। क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ न्यूक्लियोसाइड में पेंटोस सुगर और बेटा साथ में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस। ये बात आप लोग समझ गए, बताओ समझ गए। तो ये तो इसका था एक स्ट्रक्चर जिसमें आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। कोई बच्चा कुछ लिखेगा, आपको इधर पढ़ते अच्छा लग रहा है उधर, है ना, कहीं भी पढ़ो है। बेटा फोटो मत लिया करो, ये देख लिया करो तुम भी। आप लोग अभी भी इतना आलस कर रहे हो बताओ। और ये सब आपको जेनेटिक्स में भी काम आएगा। अभी नहीं, जेनेटिक्स में भी ये सब पोर्शन है, ठीक है। तो आप लोग अभी से पढ़ते रहो। बच्चे एब्सेंट, आज मैं ग्रुप में मैसेज करूंगा ये। वो पहले अभी सर पहले भी कहते वो स्टूडेंट था। ये लोग यहाँ क्यों बैठ रहे हो, और जगह नहीं है क्या, इधर इनके पास बैठ जाओ, मरता के पास बैठ जाओ। बेटा आपको छुट्टी मत करो, ठीक है कोई बच्चा,
छुट्टी करोगे तो फिर दिक्कत रहेगी। अच्छा आज बहुत सारे बच्चे इतने आए होंगे जो गांव से आते हैं ना, ये बारिश हो रही है, हमारे तो आ गए बारिश का तो बहाना है, अगर बारिश हो रही थी मैं खुद नहीं आता। हैं? और वही तो बात है जो वो अच्छी कह रही है पूर्ण गुट चाहिए। आप लोगों को यहाँ से बराबर में घर है दुनिया मिलता है। पढ़ाई करनी होगी तो आराम से कर लोगे, नहीं करनी तो बहाने बहुत तेरे सब बहुत सारे है ना। और तुम तो नहीं आ रहे हो करने आए थे बरेली गए थे। बरेली गए थे, ये क्या करो थोड़ा काम इधर बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? आराध्या। तुम्हारे पास नोट्स नहीं बने हुए हैं? तो पता ही नोट्स कैसे बनाने हैं? पता नहीं है आपको? बताओ। थोड़े बहुत बने हुए हैं। तो मैंने बताया था जो पीडीएफ है, पीडीएफ तो आती हो डेली कोचिंग? हाँ जी, सब बच्चों को मैंने बताया पीडीएफ नोट्स बनाने हैं आपको घर पे बैठ के आराम से। नोट्स का मतलब मैं फिर बता दे रहा हूँ एक बार कि आपको अपने हैंड राइटिंग में बनाने होंगे, सही है, घर पे, सही है। स्मार्ट नोट वो बनाओ, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, तो इसीलिए ग्रुप में मोबाइल लिखवा करो। नोट्स कहाँ से भेजने हैं? पुराने बच्चों को मैंने क्या ऐसा ना कॉपी दी थी, ये सब नए बच्चे हैं यहाँ पे जितने बैठे, पुराने खाली एक लड़की है आती है। हम तो नए बैठे हैं सर। हाँ ये 2-3 बच्चे हैं खाली पुराने। हमने भी लिखे हैं सर नोट्स, वो तो ले हैं बस। आरती ने तो कोचिंग स्टार्ट किया था या नहीं किया? क्या? अब सर तुम ही तो कोई ये करवाया है? मैं नहीं तो पढ़ा, मेरे ही अभी मेरे पसंद की। चलो कोई बात नहीं बेटा, इसने भी करवाया है, ये पढ़ो पहले जल्दी से लिखो। अब तुम कॉपी लेके आई हो, लिखो जल्दी से। अब बेटा हाई स्कूल और 12th में नहीं है कि आप लोगों को मैं एक शब्द करके बोलूंगा, वो आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कैसे पढ़ाई करना है, एक तरीका होना चाहिए बस, सही है। और आप लोगों को ये सब चीजें, आप छोटे बच्चे नहीं रहे, 4th में 5th में होगी, सब बातें बताई जाएंगी आपको कि कैसे नोट्स बनाने होते हैं, क्या होता है। नोट्स का क्या है यहाँ पे कोई ऐसा ना कि बीएससी कर रहा है तो फाइल चेक होगी आपकी। यहाँ पे तो खाली आप लोगों को बस कितना आता है ये डिपेंड करता है, नीट के ऊपर में वही आएगा कि आप लोग कितना ज्यादा चीजों को जानते हो और क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से लगा रहे हो, मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब लोग बेटा किताब खरीद लो। और मैंने बताया कई बार, कौन सी किताब बताई थी? MTG फिंगर टिप्स। किसी बच्चे के एक फादर का फोन आया था मेरे पास, कौन था? है कोई? तुम्हारा पापा फोन था? अच्छा, तो आपने किताब खरीद ली? ठीक है खरीद लो, ठीक है। तो सब लोग किताब खरीद लो एक, MTG फिंगर टिप्स, क्वेश्चन लगाओ आराम से घर पे बैठ के, और क्वेश्चन लग रहा है तो इसका मतलब ठीक है बस, और क्या करना है बेटा? ये लिख लिया? यस सर, हो गया। आगे बताइए। लिख लिया? हाँ। सही है, मैं इनवाइट किया है। क्या? क्यों? अच्छा कर आपको किया है? कल फंक्शन है ना? है? आपको इनवाइट करा है? सच में? आप जाएंगे? देखो मोड कुछ पर है। मतलब ये कुछ नहीं होगा। पार्टिसिपेट करिए ना, करिए ना करिए। ये क्या करते हैं हम? जाएंगे जरूर अब सर। सर मत जाइएगा। अच्छा। एक टाइम मैं कोचिंग नहीं जाऊँ। छूट जाएगी सर। टाइम वेस्ट होगा मेरा। कोचिंग छूट जाएगी, हाँ सच्ची में। कोचिंग से पहले जाएंगे सर, फिर वापस। सर जाना जरूर, जरूर जाना। जाना जरूर। हाँ। ये डांस कर रही क्या? ये डांसर है ना, मैंने लास्ट में देखा था। ये देखो, ये चलो ये देखो, आप लोग ये समझ गए बेटा? ये समझ गए? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, समझ गए? न्यूक्लियोटाइड का मतलब इसमें 3 चीजें, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस। और न्यूक्लियोसाइड का मतलब इसमें फॉस्फेट का हो, ठीक है। अच्छा इस एंगल से हमने बेटा इधर देखो, इस एंगल से हमने डीएनए को देख लिया। अब हम वैसे जो देखते हैं जैसे डीएनए आपने देखा है नॉर्मली,
डीएनए कैसे होता है बताओ, ऐसे होता है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है ना डीएनए की। मैंने कहा था एक स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम, तो दूसरा कौन सा होता है 3, और एक होता है 3 प्राइम, दूसरा क्या होता है 5 प्राइम। ये आपको पता है। दूसरा हम लोग नाइट्रोजन बेस को ऐसे लगाते हैं न्यूक्लियोटाइड को, बेटा ऐसे होता है। ये आपस में जुड़े हुए नहीं है कि दोनों जुड़े हुए हैं, ये आपस में ऐसे हैं, यानी कि दोनों स्टैंड पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब होता है जीना देखा है आपने सीढ़ी, तो उसके दोनों जो हमारे से पकड़ते हैं तो घुमा हुआ होता है ऐसे। मतलब ये स्टैंड कैसे हैं पैरेलल, कैसे हैं। और एंटी का मतलब है एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरा कैसा है 3 प्राइम टू 5। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, बोलो मत कौन बोल रहा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की डिस्टेंस कितनी होती है, तो बेटा वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं नैनोमीटर में बोलूं तो बोल सकता हूँ 0.34 नैनोमीटर। ये बात समझ गए। यहाँ से पूछा जाता है कि एक हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है, एक हेलिक्स, तो एक हेलिक्स में आते हैं 10 न्यूक्लियोटाइड। कितने आते हैं 10। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक हेलिक्स इक्वल टू 10 बेस पेयर। तो बेटा अगर मैं एक हेलिक्स की निकालूं कितनी आ जाएगी बताओ, 3.4 into 10 कर दो, तो आपको पता है कितनी आ जाएगी 34 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर में करूंगा तो आएगा 3.4 नैनोमीटर। ये बात समझ गए आप लोग। इसके बाद अगर डीएनए की आपसे डायमीटर पूछे कोई, तो इसकी डायमीटर अगर हम वैसे देखें तो आपको पता होना चाहिए लगभग 20 होती है, कुछ किताबों में 21 दी होती है, तो आप लोग 20 या 21 लगा सकते हो, ठीक है 20 बनेंगे 20 एंगस्ट्रॉम। ये डीएनए की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा अगर डीएनए की हम प्रॉपर्टी देखें तो मैं एक ही बार में सारी लिख दे रहा हूं। जैसे देखो डीएनए का पहला जो वो है, वो डीएनए होता है राइट हैंडेड फैशन में। कैसा होता है राइट हैंडेड फैशन। ये कौन सी फैशन है, राइट हैंडेड फैशन का मतलब होता है डीएनए हमेशा ऐसे बनता है, ना कि तुम ऐसे बना दो, समझ गए, यानी कि राइट हैंडेड फैशन में होता है, ठीक है। पहली बार तो ये मैंने गेस्ट पेपर देखा था, उसमें गलत बना हुआ था, उसमें ऐसे बना हुआ था, ठीक है, आप वो चेक कर सकते हो। इसके बाद दूसरा यहाँ पे स्टैंड जो होते हैं वो होते हैं एंटी पैरेलल। कैसे होते हैं बेटा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, यानी कि एक स्टैंड होगा 5 to 3, तो दूसरा होगा 3 to 5। इसके बाद तीसरा अगर हम बात करें तो इस पे बेटा चार्ज होता है, वो होता है निगेटिवली। कौन चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। और इस पे जो ये नेचर कौन सा होता है, एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक। तो ये सब चीजें थी इसकी। इसके बाद मैंने बताया एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, और बेटा गुआनिन के साथ जुड़ता है साइटोसिन के साथ, यानी कि एडेनिन थाइमिन के साथ और गुआनिन के साथ साइटोसिन के साथ। और ये कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे अगर डीएनए की हम बात करें तो हमारा क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है ऐसा डीएनए का। जैसे यहाँ पे मान लिया मेरा डीएनए, तो यहाँ पे A, A, T, G, C, ये मैं A से लिख रहा हूँ, मेरा नाम लिख है, वैसे लिख रहा हूँ, ठीक है T, G, C ऐसे। अब एडेनिन के साथ क्या होगा, थाइमिन, एडेनिन के साथ थाइमिन, थाइमिन के साथ एडेनिन और गुआनिन के साथ साइटोसिन। यही तो ऐसा सीक्वेंस होता है नाइट्रोजन बेस का बस। और यही सीक्वेंस को डिपेंड करता है कि आपके अंदर कौन सा प्रोटीन बनेगा, समझ गए। अब देखो ऐसे होता है ये 3, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है AAT, क्या लिखा हुआ बेटा, अब ये 3 नाइट्रोजन बेस से क्या बन गया, एक कोडॉन। क्या बन गया, एक कोडॉन। अब ये कोडॉन डिपेंड करेगा कि कौन से प्रोटीन यार अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, और जो अमीनो एसिड कोड करेगा वही उस प्रोटीन की चेन में अमीनो एसिड लग जाएगा, समझ गए। अब मान लिया मेरे डीएनए में ये है, और अगर कोई मान लिया चिड़िया का डीएनए उसमें क्या होगा, टी होगा इसकी जगह पे। अब जो कोडॉन चेंज हो गया, अब कोडॉन चेंज हो गया तो अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा, और अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन की क्या हो जाएगी, समझ गए। बस ये खेल होता है डीएनए का। अगर आप ये भी लिखना चाहो तो जो लिखना चाहो वो लिख लो। फिर डीएनए का खेल तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। जेनेटिक्स में पढ़ेंगे खाली थोड़ा बहुत, बकाया तुम्हारा क्लियर हो गया डीएनए और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्लियर हो। मैं आज आपको समझा दे रहा हूँ, किताब पर रीड करवा दूंगा, ठीक है सर, उधर पढ़ेंगे हम लोग।
बैठ जाती है। तुम्हारे क्यों नहीं आती है? हमारे यहाँ तो रात को यही लगा रहता है, पहले नीचे नीचे जाओ फिर थोड़ी देर बाद ऊपर जाओ। आवाज बारिश हो रही है, आज पूरी रात जागना होगा। फिर पंखा चलेगा ही। और अभी आप पढ़ाई करो बेटा बहुत मेहनत से, ठीक है? पढ़ाई करने का टाइम है, क्योंकि आप ठंडों में तो ठंडों लगती है, गर्मी में तो गर्मी लगती है। और अभी ये मौसम चल रहा है वो दोनों का चल रहा है कॉम्बिनेशन, ठंड और गर्मी। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है। ठंडिया कंप्लीट हो गया? चलो तो बेटा आप लोग बताओ, डीएनए, नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लिक एसिड जो भी है सबके बारे में समझ गए? किसी कोई डाउट तो नहीं है? बताओ नहीं है, ठीक है। तो अगला तुम्हारा जो इसमें टॉपिक है बेटा वो तुम्हारा है प्राइमरी वोलेटिलिटी, मेटाबॉलिटी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिटी। ये क्या होती है समझो। सही है, मैं अभी समझा रहा हूँ, रीड करवा दूंगा, ठीक है? देखो इसका ये वाला तो किताब से निकालो, किताब आपके पास है, एनसीईआरटी निकालो। अब इसके बाद देखो ये तो हो गया, इसके बाद ये है जो स्ट्रक्चर, ये भी कल समझाऊंगा आपको पूरा, ठीक है? अगले आ जाओ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये क्या होते हैं समझो। सही है, एक ही लाइन में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। मेटाबोलाइट क्या होते हैं? मेटाबोलाइट का मतलब होता है जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करे। सही है, वो क्या होते हैं? मेटाबोलाइट। पहली बात। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? सिंपल सोचो। प्राइमरी का मतलब सिंपल भाषा में होता है जो बनाए, मतलब जिसके अंदर बने और उसी के अंदर वो खर्च हो जाए। जैसे हमारे अंदर कोई चीज एंजाइम बना और वो एंजाइम हमारी ही बॉडी ने क्या कर लिया, उससे काम कर लिया, तो वो कौन सी मेटाबोलाइट्स होते हैं? प्राइमरी। कौन से होते हैं? सेकेंडरी का मतलब होता है बनाए कोई और यूज करे कोई और। मान लीजिए कोई चीज प्लांट ने बनाई और वो हमारे अंदर क्या कर रही है? भाई ड्रग्स है। ड्रग्स प्लांट बनाता है और हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो किसमें आएंगे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। समझ गए आप लोग? प्राइमरी का मतलब होता है जहां पे जो बॉडी बनाएगी उसी बॉडी में वो यूज रहेगी। और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है बेटा? बनाएगा कोई होस्ट, दूसरा बनाएगा और खर्च कहाँ होंगे? किसी दूसरी बॉडी में, उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, इसमें लिखा है सम सेकेंडरी मेटाबोलिटीज लिखा है। इससे ये क्वेश्चन हर साल आता है, पता नहीं कितने सालों से आ रहा है, पता नहीं क्यों। सही है, तो एक बार इस टेबल को हम लोग कल देखेंगे। तो आप लोग पहले बताओ ये मेटाबोलाइट समझ क्या है भाई? जैसे जितनी भी चीजें हैं जो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो रही हैं लिविंग बॉडी में, वो सब क्या होती हैं? मेटाबोलाइट। सही है। अब प्राइमरी है वो सेकेंडरी, आपको समझ जाओगे। प्राइमरी का मतलब उसी बॉडी में यूज होगा और सेकेंडरी का मतलब किसी होस्ट बॉडी में यूज होगा। समझ गए? ठीक है। अगले बेटा जो टॉपिक आता है तुम्हारा वो आता है मैक्रोमोलेक्यूल। कौन सा है? जिसमें तुम्हारा पहला जो पोर्शन है वो है प्रोटीन। क्या है? मैं आपको सिंपल भाषा में, ऐसी मैंने कई बार प्रोटीन के बारे में बताया है, अभी भी आपको समझ नहीं आया तो फिर बता दे रहा हूँ एक बार। मैंने कहा था अमाइनो एसिड की चेन जो होती है उसी को बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं? अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन। जितने रिसेप्टर होते हैं सब क्या होते हैं? प्रोटीन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है वो भी किसकी? प्रोटीन की। बहुत सारे हमारी बॉडी में प्रोटीन हार्मोन होते हैं, मतलब प्रोटीन का यूज हमारे लेवल पूरी बॉडी में होता है। समझ गए आप लोग? अब वो प्रोटीन बनती कैसे है?
प्रोटीन बनने का मतलब मैंने सिंपल कहा था कि अमाइनो एसिड की चेन होती है, सही है। और वो अमाइनो एसिड की चेन जो होती है वही क्या बनाती है, प्रोटीन। उसमें डिपेंड करता है कि कौन से अमाइनो एसिड है तो वो कौन सी प्रोटीन है। समझ गए आप लोग। इसकी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? जिन्हें हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी। मैंने बताया था प्राइमरी अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उसका मतलब ये होता है वो स्ट्रेट चेन होगी। बिल्कुल कैसे होगी? स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब है कि ये बेरिन लगाए, जैसे भाई ये हिस्टडीन लगाए, इसके बाद ये ल्यूसीन लगाए, इसके बाद प्रोलिन लगाए, ये अमाइनो एसिड लगे हैं। तो बताओ ये स्ट्रेट चेन नहीं है क्या? अगर स्ट्रेट है तो वो स्ट्रक्चर कौन सा है? प्राइमरी। प्रोटीन कौन सा स्ट्रक्चर है? प्राइमरी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? हेलिकल। हेलिकल हम जानते हैं क्या होता है? ये वाला स्प्रिंग से, जैसे हमारा डीएनए है, ये वाले का स्ट्रक्चर है हेलिकल। और ये स्ट्रक्चर कौन सा होता है? सेकेंडरी। टर्सरी की अगर हम बात करें तो वो होता है बूनल लाइक। आपने ऊन का गुल्ला देखा है? ऊन का गुल्ला देखा है, वो इधर घुमा होता है पूरा 3D वे में। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? टर्सरी। और क्वार्टरनरी का मतलब होता है क्यूब लाइक। जैसे आपको पता है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है जो, उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? क्वार्टरनरी। कौन सा होता है बेटा? क्वार्टरनरी। बस इसके बारे में ये पढ़ना था हमें। बकाया तो प्रोटीन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो कैसे बनती है। मैंने बार-बार बोल रहा हूँ कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, आता है, एमआरएनए कोडॉन बना के लेके आता है डीएनए की नाइट्रोजन बेस को सीक्वेंस कोड करके, ठीक है। इसके बाद वो आता है राइबोसोम के पास, राइबोसोम के पास आता है टीआरएनए और वो अमाइनो एसिड को लेके आता है और चेन बन जाती है। बस यही क्या होती है? प्रोटीन। क्या होती है बेटा? प्रोटीन। और प्रोटीन की अगर हम बात करें तो लगभग हमारी पूरी बॉडी में प्रोटीन ही है, लगभग, ठीक है। हर चीज हमारी प्रोटीन से बनी हुई है। अगले देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अगले ये एक टेबल देखो। अगर हम सेल की बात करें, आपकी सेल में क्या क्या है तो बेटा वाटर कितना होता है? कितना? 70 से 90%। 70 से 90। इसको आप एक बोलो मत, प्रोटीन कितना होता है? तो मैं कह रहा था, आप सोचो ये देखो, एक सेल के अंदर 10 से 15% क्या होता है? प्रोटीन। आप तुम खुद सोच सकते हो 70 से 90% वाटर है और 10 से 15% क्या है? प्रोटीन। तो बकाया बचा ही क्या फिर? तो इसका मतलब मेनली हमारे सेल के अंदर जो भी बनता है, जो भी होता है, वो सब क्या बना होता है? प्रोटीन का। इसीलिए मैं कहता हूँ एक बार दाल खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट कितना है? 3%। कितना बेटा? 3%। इसके बाद लिपिड कितना है? 2%। और न्यूक्लिक एसिड 5 से 7 और आयंस कितने? 1%। अब आप लोग सोच रहे हो जिसको दाल खानी है, सोच रहे हो सर ने क्या कहेंगे, उसमें एक होता नहीं है कि मन लग जाएगा खाने में भी, चलो खा ले रहे हैं, तो बहुत बात सुनने का है, ठीक है। अब बेटा अगर आप हॉस्टल में चले गए ना तो आप लोग परेशान हो जाओगे दाल खाते खाते, भूल जाओगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि मैं तो हॉस्टल में रहा हूँ तो मुझे पता है कि कंडीशन ऐसी हो जाती है कि दाल से नफरत हो जाएगी। ये सामने क्यों आ गए, सही है। और वहां पे दाल मिलती है इतनी इतनी टेस्टी मिलती है, हमको नहीं लगती। जब मैं पहले दिन गया था तो चाय होती है, चाय, वो चाय ऐसी जैसे काली चाय होती है, काली चाय होती है, थोड़ा बहुत दूध डाल दो उसमें, हाँ, और वो उसमें टैंकर होता है, उसमें भर दी थी। अब मैंने गिलास में ली, मैंने कहा चाय। और उसके बाद मैं तुरंत गया वहां, मैंने कहा ये बताओ नाश्ते का जो हटाना है यहाँ से मेनू, तो कितने रुपए कम होंगे? बोला एक भी नहीं होगा, तुम्हारी इच्छा है तो खाओ, नहीं इच्छा है तो खाओ। तो मैंने कहा एक पी देते हैं। और उसके बाद वो बना रहा था, वो पराठे होते हैं आलू वाले, वो मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं वैसे भी, लेकिन लगभग वहां के बहुत बेकार लग रहे थे। तो वो कैसे थे, उसने एक बार में 50-60 बना दिए और रख दिए। अब बच्चे आ रहे हैं, खा रहे हैं, ये करके बेचारे, कोई खा रहा है, कोई फेंक रहा है, कुछ कर रहा है, उनकी क्या तुम लोग पेमेंट दे रहे हो? खाना ऐसा आता है कि तुम लोगों ने अगर देख लिया तो कहोगे दाल है क्या, वास्तव में समझ नहीं आएगा दाल है पानी है, बिल्कुल कहते हैं जेल वाली से बुरी होती है। अब क्या होता है तो उससे फिर तभी, अब लेकिन तुम कहीं भी खाओगे तुम्हें दाल तो वहाँ परमानेंट मिलेगी, ये भी एक नेचर होता है। तो मैंने फिर पूरा अपना जो मेनू था पूरा हटा दिया, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं खाना, यहाँ पर रहना है। आगे क्या ये भी चलाओ। चलो ठीक है, अरे ठंड लगी बेटा, अभी सही इतना थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें जो वहाँ की होती हैं वो यहाँ की आती हैं, तो उससे फिर मेरी नफरत ऐसी हो गई कि मुझे बहुत बेकार लगा। तो लोग कहता हूँ खा लिया करूँगी, मुझे खुद में नहीं सही लगता है, मतलब पसंद नहीं मुझे।
चलो ठीक है बेटा। इसके बाद आप लोग बताओ प्रोटीन के बारे में समझ गए कैसे बनती है। ऐसा नहीं कि आप लोग प्रोटीन खा रहा दाल खा रहा डायरेक्ट हमारी बॉडी को प्रोटीन मिल रहा है। पहले वो ब्रेक डाउन होगा अमीनो एसिड में और अमीनो एसिड से हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, जो हमें हमारी बॉडी को चाहिए होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जहाँ लिखा है सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन। आप लोग बताओ अगर आप लोग ये समझ रहे हो खाली प्रोटीन का काम प्रोटीन ही होता है तो ये नहीं होता है, और सारे भी काम होते हैं। तो देखो क्या क्या होता है, जैसे लिखा है कोलेजन, क्या लिखा है बेटा? कोलेजन क्या होता है? इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर क्या होता है भरा हुआ होता है। ये भी किसका बना होता है? प्रोटीन का। दूसरा लिखा है ट्रिप्सिन, ये क्या है? एंजाइम। क्या है? और ये भी बेटा मैंने पहली बार तो बोला है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम ही प्रोटीन होते हैं, इसकी बात नहीं होनी वाली। इसके बाद लिखा है इंसुलिन, क्या लिखा है? इंसुलिन क्या है? हार्मोन। इसका मतलब हार्मोन भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन से। अगले अगर हम बात करें तो लिखा है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जानते हो क्या होता है? क्या होता है एंटीबॉडी? फाइट करती है, यानी कि डिजीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी में बनती है, उन्हें क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी भी किसकी बनी होती है? प्रोटीन। आपने देखा होगा आईजी लिखते हैं, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, देखा है? आईजी का मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। वो क्या होती है? प्रोटीन होती है। अगले देखो बेटा कह रहा है रिसेप्टर, जितने भी रिसेप्टर हमारी बॉडी में सब किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। और अगले कह रहा है ग्लैंड, सही है, ये भी किसका? ये भी क्या है? प्रोटीन। तो आप लोग ये बताओ सारी ग्लूकोज है जो सुगर होता है वो सॉरी ग्लूकोज होता है उसके ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, वो बोलते हैं ग्लूकोज। तो बेटा ये बताओ ये सारे किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। इसका मतलब लगभग 10 से 15%। अच्छा एक बात और बताओ, अगर आपसे कोई ये पूछे, आप लोगों को पता है कि वाटर जो होता है सेल में सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है? 70 से 90%। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, हमारी जो सेल होती है उसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? आप अगर ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, वाटर, अब रुक जाओ पहले सुन तो लो, इतनी जल्दी करोगे सब कैसे रोल कर दोगे। देखो मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा हमारी सेल में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? पहला ऑप्शन अगर रुक जाओ, पहला क्या है? वाटर, दूसरा क्या है? प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है लिपिड। अब तुमने क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट। एक पे हो कितने बच्चे वाटर के साथ हैं? कितने बच्चे प्रोटीन के साथ हैं? और ये बकाया कितने जाते हैं? और बेटा एक कार्बोहाइड्रेट के पक्ष में कितने लोग हैं? मतलब कुछ लोग कह रहे हैं हमें मतलब नहीं क्या होता है। हमें कर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड सेल के अंदर क्या है? प्रोटीन ही तो है प्रोटीन। तो ये दिमाग में मत डाल लेना कि सेल के अंदर वाटर होता है। क्वेश्चन भी देखा करो, क्वेश्चन क्या वाटर में तो कार्बन होता ही है। वाटर तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर सबसे ज्यादा वैसे होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछेगा तो क्या होता है? प्रोटीन। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से लाते हैं दिमाग में नीट पे, ठीक है। आप लोग रट के गए वाटर, और अब उसने दिया मैक्सिमम कंपाउंड सेल के अंदर बताओ। अब तो आपका कतई चौथे आसमान पहुंच गए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। वाटर जल्दी लगाया 4 नंबर पकड़े, और उसके बाद घर पे आके देखते तो सब ये गलत क्यों हो रहा है पता ही नहीं चलता है, नहीं है। जोड़े परे आएंगे 400 नंबर बाद में आना है 40 नंबर, तो ये मत करना, ठीक है। यही क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कराता हूं। अगली देखो बेटा, अब यहाँ पे एक टॉपिक है पॉलीसैकेराइड। क्या है? इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड ये क्या, सही है, तो आपको ये क्लियर होगा। वैसे भी आज मैं किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक मैं ऐसे समझाने पूरा कर दूंगा, टाइम बहुत है। अगर बेटा मैं ऐसे आपको रिवीजन करवाऊं तो मुझे लग रहा है मैं एक चैप्टर डेली करवा दूंगा, और ये किताब 1 महीने खत्म कर दूंगा बड़े आराम से, समझा के होगा। ये देखो पॉलीसैकेराइड क्या होता है? पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? एक से ज्यादा, और सैकेराइड मतलब क्या होता है? शुगर। जब एक से ज्यादा शुगर लगी होती है एक साथ तो उसे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। देखो मोनोसैकेराइड भी होते हैं, डाइसैकेराइड भी होता है, और पॉलीसैकेराइड भी होता है। आपने देखा होगा जब कोई मरीज होता है, सही, बहुत ज्यादा वैसी कंडीशन में, मतलब कि वो कुछ ना खा पा रहा है ना कुछ पी पा रहा है, तो आपको कोमा में ही, सही है, एक तो उसको ग्लूकोज देते हैं। क्या देते हैं? ग्लूकोज। पता है क्यों देते हैं? क्योंकि ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड शुगर होती है। क्या होती है? मोनोसैकेराइड। और आप लोग बताओ जब वो मोनोसैकेराइड पहले से ही है तो क्या उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। हम लोग जो खाते हैं पॉलीसैकेराइड स्टार्च खाते हैं लोग,
पेड़ पौधे खाते हैं, स्टार्च तो खाते हैं। हाँ। स्टार्च कैसा होता है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। और हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करना पड़ेगा और किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोनोसेकेराइड में होता है। और अगर तुम एडवांस में ही मोनोसेकेराइड खा रहे हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है। यानी कि हम लोग ग्लूकोज को डायरेक्ट ब्लड में मिला सकते हैं, हमें एनर्जी मिल जाएगी। तभी तो आपने देखा हो डॉक्टर क्या देते हैं? ग्लूकोज। या वो ऐसा नहीं बताएंगे कि जो डाइसेकेराइड हो, ऐसा नहीं बताएंगे कि वो बोले पॉलीसेकेराइड खाओ, क्योंकि डाइसेकेराइड जल्दी टूट जाएगा। जैसे आपने दूध पिया, क्या पिया? दूध। अब दूध में आपको पता है क्या होता है? लैक्टोज। लैक्टोज। क्या होती है? लैक्टोज। लैक्टोज शुगर होती है। और लैक्टोज कैसे शुगर है? डाइसेकेराइड। कैसी है? डाइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड जब ब्रेक डाउन होगी तो किसमें होगी? मोनोसेकेराइड में। यानी कि हमारा दूध को आसानी से हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। अब वो ऐसा नहीं बोलेगा कि आप ही जाओ आप आलू खा के आओ, क्योंकि वो कैसा है? स्टार्च, उसमें स्टार्च है और स्टार्च है, उसका मतलब वो क्या है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड पहले कन्वर्ट होगा डाइसेकेराइड में और उसके बाद डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होगा मोनोसेकेराइड में। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, आप लोग थोड़ा हेल्थी माने स्वस्थ होना चाहिए। और अगर आप बीमार हो तो इसका मतलब है दूध पियो या फिर क्या लो? ग्लूकोज। समझ गए? पॉलीसेकेराइड की अगर हम बात करें तो क्या होता है? जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट, क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीसेकेराइड वही तो है। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन, इसके बाद तुम्हारा सेल्यूलोज, ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड ऐसे नहीं होते खाली खाने वाले होते हैं, पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। जैसे सेल्यूलोज क्या बनाता है? स्ट्रक्चर। आपको बताया सेल्यूलोज से क्या बनी होती है? सेल वॉल। क्या बनी होती है? सेल वॉल। तो हम ऐसे बोल सकते हैं पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है जब एक से ज्यादा शुगर आपस में लगी होती है उसे क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड में तुम्हारा स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, इनुलिन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, ये सब क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड। ठीक है? कल को इनके बारे में भी एक करके लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। इसके बाद काइटिन हो गया। हाँ, काइटिन में क्या है? पॉलीसेकेराइड। अच्छा बताओ काइटिन का यूज कहाँ पे होता है? काइटिन क्या वाली होती है? बताओ कौन बताएगा? फंगस की सेल वॉल किसकी वजह होती है? काइटिन की। समझ गए आप लोग? इतना भी ध्यान नहीं करते। चलो ये ठीक है। तो ये सब क्या है? और सब चलो ठीक है। इसके बाद बेटा आ जाओ न्यूक्लिक एसिड। तो मैंने बता दिया डीएनए के बारे में, स्ट्रक्चर और प्रोटीन बता दिया। अब आते हैं एंजाइम पे। किस आते हैं? आ जाओ एंजाइम पे। एक बार रिवाइज करवाते रहूंगा, ठीक है? कल को जल्दी पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म कर देंगे। अब इतनी जल्दी भी नहीं करना है, हल्के हल्के पढ़ो, आराम से पढ़ो, ठीक है? एक किसी का कोई डाउट हो, अगर लगता हो कि सर ये वाला बात अभी बता दो तो बता दूंगा मैं। ऐसा टाइम करना पड़ता है, एक बार देखते रहो। कल हम पढ़ेंगे दोबारा क्लास में, ठीक है? देखो एक बार तो बेटा एंजाइम के बारे में पढ़े, बताओ। चलो सबसे पहले आराम से बात करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ एंजाइम्स और हार्मोन्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं? कौन बच्चा बताए? किसी से पता है? पहले बताओ। एंजाइम्स और हार्मोन्स दो चीजें होती हैं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एंजाइम क्या होता है, हार्मोन्स क्या होते हैं। मैं दो कैरेक्टर बोलूंगा, किसी बच्चे को पता है? पहले ये हाथ खड़ा कर दो, ये जैसे पता है। गधो किसी को नहीं पता है? एंजाइम और हार्मोन्स में क्या डिफरेंस होते हैं ये मैं पूछ रहा हूँ भाई, किस बच्चे को पता है? बताओ बेटा, किसी से पता है? चलो सबसे पहले एक डिफरेंस बताइए आर की, बताओ बेटा। अरे एंजाइम्स और हार्मोन्स में डिफरेंस तो नहीं पता है? हार्मोन का काम क्या होता है? हार्मोन्स को हार्मोन का सीक्रेट कहां से होता है? रेट ऑफ रिएक्शंस को एक्टिव करते हैं। कौन? रेट ऑफ एंजाइम्स। हां, और हार्मोन? हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए, बॉडी में सिक्रेशन करते हैं हार्मोन्स। अरे बॉडी में सीक्रेट होता ही है, लेकिन काम क्या होता है उनका हार्मोन्स का? हमारी बॉडी को करने चलो आपको नहीं पता सही से, तो बताओ बेटा, पीछे बैठो, आपका नाम क्या है? अभी से बताओ, तुम्हें भी नहीं पता है? अभी तुम्हें एंजाइम्स और हार्मोन में डिफरेंस नहीं पता है? याद नहीं आ रहा है? चलो और क्या बताएगा? वर्षा बताओ, और पता है? तुम्हें याद नहीं आ रहा? बराबर मैडम को क्या नाम होता? क्या नाम हमारा? किरण, बताओ। नहीं पता है? बीच में दिव्यांशी का, हाँ बताओ।
हार्मोन्स और एंजाइम्स में क्या डिफरेंस होते हैं? एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, हाँ। गति तेज कर देते हैं। हाँ। और हार्मोन जो होते हैं जितने भी हम लोग काम वगैरह करते हैं तो हम लोग में इवोल्यूशन होता है, वो सब हार्मोन्स के अकॉर्डिंग होता है। क्या चीज? क्या बोला आपने? बॉडी में जो चेंजेस होते हैं चेंजेस होते हैं, हाँ सही है। ये तो एक डिफरेंस बता दिया। एक डिफरेंस तुम बताओ। नहीं पता? तुम्हें पता है? यही पता था तुम्हें? इसके अलावा कोई डिफरेंस बताओ। जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से हाँ। सीक्रेट होते हैं और हार्मोन्स एंडोक्राइन। एंड डिफरेंस, ये भी बात सही है। और बताओ तीसरा डिफरेंस बताओ किसी को। बेटा आप चारों में से अगले किसी को पता है? नहीं पता है? तुम चाहे तुम, हाँ कितने बेटे? 3 और 3 6। तुम बताओ रिया। बताइए सर हमारे। एंजाइम और हार्मोन में क्या डिफरेंस होता है? नहीं पता है? तुम में से किसी को पता है? नहीं पता। चलो आप सुनते हैं, ठीक है? पढ़ते हैं। चलो ये भी समझा दें पहले। मैं कई बार बता दूंगा वैसे। देखो दो चीजें बनती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है? मैं ये साथ साथ क्यों बता रहा हूँ एंजाइम हार्मोन को? बेटा इनका दोनों का सीक्रेट किससे होता है? ग्लैंड से। किससे होता है? ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथियां। किससे होता है? अब जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? कुछ ग्लैंड होती हैं एक्सोक्राइन और कुछ ग्लैंड होती हैं एंडोक्राइन। खाली एक ग्लैंड होती है जो मिक्स ग्लैंड है, वो है हमारी पैनक्रियास। क्या है? मैं बहुत बार बता चुका हूँ बेटा, आप लोग ध्यान से सुना करो चीजों को, ठीक है? जितने अच्छे से सुनोगे ध्यान से उतनी अच्छी चीजें दिमाग में बैठेंगी। अब आप एक बार समझो उसके बाद दोबारा बिल्कुल ध्यान रखना वो चीज। मैं फिर बता रहा हूँ, दो टाइप की हमारी बॉडी ग्लैंड होती है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक टाइप की होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारे बॉडी में एक्सोक्राइन ग्लैंड अलग है और एंडोक्राइन ग्लैंड अलग है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का कोई संबंध नहीं है, अलग अलग है हमारी बॉडी में। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो करती हैं एंजाइम का सीक्रेशन। किससे करती हैं? और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो किससे करती हैं? हार्मोन्स का। किससे करती हैं? हार्मोन्स का। जैसे आपकी बॉडी में बेटा सैलाइवरी ग्लैंड है, ये बताओ कैसी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन। कैसी है? जो कि एंजाइम का सीक्रेशन कर रही है। इसके बाद तुम्हारा जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में होती है, कैसी ग्लैंड है बताओ? एक्सोक्राइन। एंजाइम का सीक्रेशन कर रही है। पैनक्रियास आधा पोर्शन उसका किसका होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड का। एंजाइम का सीक्रेशन करती है। ये सारी तुम्हारी कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो जैसे आपकी पिट्यूटरी हो गई, तो ये पीनियल हो गई, ये तुम्हारा यहाँ पे होती है कौन सी? थाइमस हो गई। इसके बाद तुम्हारा एड्रिनल हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया। ये सब जितने भी ग्लैंड्स होती हैं किसमें हेल्प करती है? वो कौन सी होती है? एंडोक्राइन। कौन सी होती है? ये बात समझ गए? दूसरा बात बताऊं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो हम उनमें हमेशा डक्ट प्रेजेंट होती है। डक्ट का मतलब होता है वो टारगेट पे अपने सीक्रेशन को छोड़ती हैं। जैसे अगर हमारा फूड है उसका डाइजेशन कहाँ होना है? ड्यूडेनम वाले पार्ट पे। कहाँ होना है बेटा? ड्यूडेनम वाले पार्ट पे। तो अगर लीवर से बाइल जूस आएगा तो वो हमेशा ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही आएगा। समझ गए? यानी कि टारगेट पे छोड़ना, जहाँ पे इसका फंक्शन है वहीं पे उसका सीक्रेशन करना। ये किसका काम होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड का। किसका होता है बेटा? लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो अपना सीक्रेशन कहाँ होता है? ब्लड में। कहाँ छोड़ती हैं? ब्लड में। और वो होती है डक्टलेस, उनके पास कोई भी डक्ट नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का सीक्रेशन होना है, सही है, और वो एक्ट किस पे करेगा? मान लिया कर रहा है एड्रिनल ग्लैंड पे, तो जब ब्लड में हमारे हार्मोन्स जा रहे हैं तो पता कैसे लगता है कि वहीं पे एक्ट करना है? बेटा हर हार्मोन्स के लिए हर ग्लैंड के पास या हर सेल के पास रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग दवाई खा रहे हो, सर में दर्द सर में हो रहा है और आपको दवाई किसी खा ली कहीं और दर्द की, तो क्या वो सही हो जाएगा? क्या नहीं होगा? क्योंकि बेटा जो जहाँ पे जिसके रिसेप्टर लगे होते हैं वो वहीं पे एक्ट करता है बकाया, चाहे ब्लड में मिलाओ कहीं मिलाओ, वो द्वारा दूसरी जगह एक्ट नहीं करेगा। समझ गए आप लोग? ठीक है। अब दूसरी बात सुनो कि सर एंजाइम में और हार्मोन में क्या डिफरेंस होते हैं? बेटा एंजाइम में और हार्मोन में दोनों में धरती आसमान का अंतर होता है। एक का इस साइड का होता है और एक का फंक्शन बिल्कुल एक साइड का होता है। अगर मैं पहले हम यहाँ एंजाइम पढ़ेंगे ना, पहले हार्मोन की बात करूँ। हार्मोन का काम होता है हमारी बॉडी में कंट्रोलिंग सिस्टम। क्या होता है? कंट्रोल। यानी कि कोई, मैंने कहा था हमारी बॉडी में दो टाइप के कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है हार्मोनल कंट्रोल और एक कौन सा होता है? न्यूरल कंट्रोल। यानी कि या तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कंट्रोल हो रहा है बॉडी का, और दूसरा किस द्वारा हो रहा है? हार्मोन्स के थ्रू। एक बात बताओ, अभी बेटा आपको कोई शौक लग जाए, देखिए कोई चीज, आपका हार्ट बीट चेंज हो जाता है, सबका हो जाता है। अब आप लोगों ने कोई चीज देखा तो वो तो हमारा नर्वस सिस्टम का काम था,
कि यहाँ से हमारी एक नर्व गई और ब्रेन तक खबर पहुंचाई और पता लगा और ये तो बहुत ड्रामेटिक चीज है और आपका हार्ट बीट बढ़ गया। अब आपका अगर हार्ट बीट बढ़ा तो वो किसके वजह से बढ़ा? हार्मोन का। जब तक हार्मोन का सीक्रेशन होगा तभी आपका क्या होगा? हार्ट बीट बढ़ेगा। और जब हार्मोन सीक्रेशन कम हो जाएगा इसके बाद हार्ट बीट कम हो जाएगी। दूसरा, आप पहले 10 साल से छोटे थे, आप हम बोल सकते थे कि आप तो मैच्योर नहीं थे। क्या नहीं थे? मैच्योर। आपके अंदर प्यूबर्टी नहीं थी, लेकिन आप तो 12-13 साल के हो गए, आपके अंदर क्या हो गई? प्यूबर्टी आ गई। प्यूबर्टी कब से आई? यानी कि मैं बोल सकता हूँ जब से हमारे अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस या मैं बोल सकता हूँ oogenesis स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब प्यूबर्टी आ जाती है। वो क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर हार्मोन का सीक्रेशन होने लगा। मैं बोल सकता हूँ कि आपके अंदर जो भी चीज का कंट्रोल हो रहा है पूरा, चाहे ग्रोथ हो रही है, चाहे किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर वो कंट्रोल हो रहा है पूरा किससे होता है? हार्मोन से। किससे होता है? ऐसे ही आपने देखा होगा, जैसे सपोज आपको भाई हर चीज में इन्वॉल्व कौन हो रहा है? हार्मोन तो हो रहा है। मान लीजिए कोई डिलीवरी होती है, आपको पता है बहुत सारे चीजें होते हैं फीमेल में, ठीक है, और वो सारे चीजें कौन करता है? हार्मोन। हम करते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, एक जैसे आपको पता होगा एक मिल्क फॉर्मेशन वाला हार्मोन होता है। मतलब सारे जो पूरा हमारी बॉडी कंट्रोल चल रहा है वो किससे चल रहा है? हार्मोन से। अब आ जाओ एंजाइम पे। हार्मोन समझ के क्या करते हैं? पूरी बॉडी को कंट्रोल, यानी कि आपकी ग्रोथ भी हो रही है तो वो भी अकॉर्डिंग टू हार्मोन्स हो रही है, ग्रोथ भी यहाँ सही है। आपका खुशी, आपका दुख, आपका डर, आपका गुस्सा, अरे जितने भी इमोशंस होते हैं जितने भी टाइप के, सारे किससे कंट्रोल होते हैं? हार्मोन। किससे होते हैं? हार्मोन से। मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई बच्चा रो रहा है, सही है, और आपको पता है सबसे ज्यादा किसी बच्चे को माँ ही प्यार करती है, तो आपको पता होगा। और अगर बेटा माँ दूर है और बच्चा रो रहा है तो तब भी माँ के मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सीक्रेशन अपने आप हो जाएगा। समझ गए? बिना बच्चे का शक किए। क्यों? क्योंकि हार्मोन सीक्रेशन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, जैसे क्या बोलते हैं? लव हार्मोन। और इसीलिए मिल्क सीक्रेशन होता है। और फिर तो इसका मतलब क्या होगा कि सोचो कितना हार्मोन का कंट्रोल होता है हमारी बॉडी में। समझ गए? आप लोगों को चाहे गुस्सा आ रहा है, चाहे कुछ भी आता हो, वो सब हमारा किससे कंट्रोल होता है? हार्मोन से। उस टाइम पे होता है जैसे आपने देखा किसी लड़ाई लगती है तो आप तो नॉर्मल थे, पहले नॉर्मल थे बिल्कुल, उसके बाद क्या हुआ कि उसने बहुत ज्यादा गालियां दी थी मेरे को, सही है, बात समझ गई पापा तक मम्मी तक, तो फिर क्या होता है आप एकदम हाइपर हो जाते हो, जाते हैं ना। कुछ लोग तब भी नॉर्मल रहते हैं लेकिन कुछ लोग बहुत हाइपर हो जाते हैं। अब तो मैं इसे काटूंगा। तो आपको डिपेंड कर रहा है किसका हार्मोन्स कितनी जल्दी सीक्रेशन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कितनी लड़ाई हो जाए तब भी नॉर्मल रहेंगे, अरे सही है यार लड़ो आराम से। कुछ ऐसे होते हैं मानते नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के अंदर डिफरेंस किसका है? हार्मोन सीक्रेशन का। समझ गए आप लोग? तो जिस पूरा बॉडी का हमारा पूरा कंट्रोल है वो टोटल किससे हो रहा है? हार्मोन से। समझ गए? अब एंजाइम पे आ जाओ। बेटा एंजाइम का जरा सा भी हिस्सा कोई भी कंट्रोलिंग सिस्टम में नहीं होता है, सही है। तभी मैंने कई बार आपको समझाया भी होगा, जब मैं एंडोक्राइन आपको सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें डिटेल में समझाऊंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन हमारी बॉडी में सीक्रेशन होते हैं और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा लोग कहते हैं कि कभी गुस्सा आ जाए बहुत ज्यादा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गुस्सा तो है, हो सकता है मम्मी पापा आ जाए तो क्या उन्हें गाली देने लगोगे? नहीं ना। कुछ लोग होते हैं दे सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, ये अपने भाई पे आ जाए, सिस्टर पे आ जाए या किसी और पे आ जाए तो क्या होता है? आपको गुस्सा आया, आपको लग रहा है मैं तो गुस्से में हूँ, लेकिन बेटा आपको गुस्सा क्यों आएगा? क्योंकि आपके अंदर हार्मोन सीक्रेशन हुआ। आप थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर खाली बाहर घर से निकल जाओ, उसके बाद थोड़ी देर सोचो कि यार ठीक है, तो आपका गुस्सा अपने आप से हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? क्योंकि हार्मोन सीक्रेशन बंद हो गया, आप नॉर्मल हो गए। अब उस बात को दोबारा दोहराओगे, हार्मोन सीक्रेशन करोगे तो दोबारा गुस्सा आएगा ही, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये होता है कि पूरा जो बॉडी कंट्रोल होता है किससे होता है? हमारे हार्मोन से। किससे होता है? हार्मोन से, ठीक है। अगले आते हैं, अब आते हैं एंजाइम पे। एंजाइम का किसी का कोई भी एंजाइम का ये रोल ही नहीं होता कि वो कंट्रोल बॉडी को करे, उसका एक काम नहीं होता एंजाइम का। एंजाइम का काम होता है बेटा किसी भी रिएक्शन रेट को फास्ट करवाना। जैसे आपकी बॉडी में सब बहुत सारी मेटाबॉलिज्म हो रही है, क्या हो रही है? जैसे आप लोग खाना खा रहे हो, अब उसका डाइजेशन होना है तो वो कौन करवाएगा? एंजाइम। अभी आपने ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर गया, वहां पे ग्लाइकोलाइसिस होना है तो कौन कराएगा? एंजाइम। आपने फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट के अंदर, कौन करवा रहा है? एंजाइम। जितनी भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है, जितनी भी होती हैं, उन सबको कौन करवाता है? एंजाइम। यानी कि ऐसे बोल सकता हूँ कि एंजाइम का काम होता है किसी भी रिएक्शन रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, और वो इतना बढ़ा देना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे अगर मान लिया कोई सपोज मानो
इतना बड़ा देता है कि अगर एक विदाउट एंजाइम, सपोज मानो कि अगर कोई कंपनी है, सही है, 1 घंटे में 10 सूज बना रही है, 1 घंटे में कितना बना रही है? 10 विदाउट एंजाइम। और अगर एंजाइम होगा तो 1 सेकंड में 10 लाख बना सकती है। इतना रिएक्शन रेट बढ़ा देता है कि आप लोग मतलब काउंट ही नहीं कर सकते, इतना ज्यादा बढ़ा देता है क्या रिएक्शन रेट को। अगर आपका खाने का ब्रेकडाउन हो रहा है, जो खाना जो हमारा ब्रेकडाउन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम जब एटीपी हमें मिलते हैं, क्रेब साइकिल होती है आपकी बॉडी में, या ग्लाइकोलाइसिस होती है, जो भी होता है आपकी बॉडी में, ये सारे किसकी प्रेजेंस में होते हैं? एंजाइम की प्रेजेंस में। अगर एंजाइम ना हो तो आप बेटा जो आज खाना खा रहे हो वो कम से कम आपका खाना डाइजेस्ट होगा, कम से कम होगा तो मेरे हिसाब से 10 साल के बाद आज का खाना खाया होगा। इतना तेज काम करता है हमारा एंजाइम। इसीलिए आपको पता होना चाहिए, जैसे आप लोग पता होगा, देखो एंजाइम का क्या होता है। एंजाइम पहली बात तो किसी भी रिएक्शन के लिए यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब क्या होता है? जो एंजाइम जहां वर्क करेगा वो एंजाइम वहीं वर्क करेगा, ऐसा नहीं किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, सारे एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के। तीसरी बात, एंजाइम का बेटा एक्टिव साइट होता है। क्या होता है? एक्टिव साइट। जैसे ये सपोज मानो कि एंजाइम है, क्या है? एंजाइम। अब आप लोग कहोगे ये ई बनाइए, मुझे पता है ये एंजाइम जैसे मान लो एंजाइम, इधर देखो। अब सबस्ट्रेट जानते हो क्या होता है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब होता है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। अब इसका सबस्ट्रेट एंजाइम का बताओ कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होगा तभी तो फिट होगा, आप लोग बताओ। अब ये इस पे क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। तो अब ये एंजाइम इसी सबस्ट्रेट के लिए तो होगा, किसी दूसरे सबस्ट्रेट के लिए नहीं होगा। इसीलिए एंजाइम को बोल सकते हैं रिएक्शन के लिए कोई भी एंजाइम यूनिक होता है। अगर कोई एंजाइम जो रिएक्शन करवा रहा है वो वही करवाएगा, दूसरा एंजाइम नहीं करवा सकता। तीसरी चौथी बात सुनो बेटा, एंजाइम कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, सही है। वो खाली सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? प्रोडक्ट में। कभी भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, फिर इसके बाद हट जाते हैं और दूसरी सबस्ट्रेट का इंतजार करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, क्या सुना होगा? भूल गया क्या बता रहा था? किसका बता रहा था? एंजाइम का बता रहा था। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था? अरे सबस्ट्रेट है मान लिया, अरे भूल रहा हूं, कुछ और याद आ गया मुझे। सबस्ट्रेट है कोई। अब ये सबस्ट्रेट जो ए एंजाइम से क्या होता है? बाइंड होता है, सही है। इस पे क्या है? एक्टिव साइट। क्या है बेटा? एक्टिव साइट है। और ये एक्टिव साइट सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा? इससे बाइंड हो जाएगा, तो ये एंजाइम क्या होगा? इस पे क्या होगा? हाँ, मैं ये बता रहा था कि एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम वर्क भी करते हैं ऑप्टिमम लेवल पे। किस पे करते हैं? ऑप्टिमम लेवल। जैसे आप लोग अगर किसी एंजाइम का 25 डिग्री है, ऑप्टिमम लेवल जानते हो, जिससे वो मैक्सिमम वर्क करें, उसे बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम। अब आप लोग अगर चले गए 4 डिग्री पे तो आप लोग बीमार हो जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी में एंजाइम वर्क ही नहीं करेंगे, और जब वर्क नहीं करेंगे तो आप कुछ खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आप क्या हो जाओगे? बीमार। अगर आप सोचो 60 या 70 डिग्री पहुंच गए तो वहां भी आप क्या हो जाओगे? बीमार। यानी कि आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे। यही तो कारण होता है खाली कि जो एनिमल्स ठंडों पे रहते हैं, ठंडे एरिया में पोलो पे रहते हैं, वो इक्वेटर पे नहीं रह सकते, और जो इक्वेटर पे रहते हैं वो वहां पे नहीं रह सकते। कोई भी स्पीशीज हुआ, उसका मेन रीजन क्या होता है? एंजाइम। क्योंकि एंजाइम वर्क ही नहीं करेंगे, और हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो सब करवा तो एंजाइम ही रहे। और सोचो अगर केमिकल रिएक्शन ही नहीं होंगी तो हमारा बॉडी फंक्शन कैसे करेगा? समझ गए? इसीलिए आपने देखा जैसे फ्रिज होता है, फ्रिज उसमें खाना रखते हैं और खाना बेकार नहीं होता। इसका क्या रीजन है? जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो खाना बेकार नहीं होगा, हो जाएगा। ऐसा ठंडों पे बेकार नहीं होता होगा खाना। अरे जो पोलो पे रहते हैं उनका खाना कभी बेकार नहीं होता क्या? तो वो आज खाना वाले के 7 दिन के लिए खत्म, क्योंकि वहां पे तो क्या नहीं होता है, वहां पे तो भाई हमें ठंड पड़ती है, लेकिन बेटा वहां भी खाना बेकार हो जाएगा 1 दिन के बाद। और यहाँ पे क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके जो यहाँ बैक्टीरिया जो खाना को बेकार करते हैं उनका ऑप्टिमम लेवल होता है यहाँ के हिसाब से, मतलब 35 होता है। हमारा टेम्परेचर एवरेज कितना रहता है? 35 रहता है। अब आपने फ्रिज का टेम्परेचर कितना कर दिया? 5। कितना कर दिया? 5 कर दिया, तो बैक्टीरिया के एंजाइम काम ही नहीं करेंगे और वो खाना को खराब नहीं करेगा। अब आप लोग चले गए ठंडे पर, जहाँ पोलो चले गए, वहाँ बैक्टीरिया ही ऐसे हैं जो सर्वाइव करते हैं 5 डिग्री में। तो बताओ अब वहाँ के लिए फ्रिज ऐसा ना हो माइनस में कैसे करते हैं? समझ गए आप लोग? तो क्यों अब तुम रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हो, उसके बाद क्या होता है?
खाना फिर बेकार हो जाता है। तभी तो फ्रिज का खाना नहीं चाहिए, आप तो खा लेते हो, बना नहीं तो सुबह को शाम को सुबह ये नहीं करना चाहिए। खाते नहीं खाते हो? फ्रिज का रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन बेटा वो उस टाइम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं खाली। जैसे आपके पेट में खाना जाएगा, या तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, और इम्यूनिटी अगर आपने ज़्यादा दिन खा लिया, इम्यूनिटी आपकी बेकार है, तो खाना आपके लिए क्या रहेगा? बेकार। समझ गए? दूसरी बात सुनो, ये बेकार क्यों रहेगा ये बता रहा हूँ। जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम जब उनको टेम्परेचर कम दो, क्या दो? कम, तो बेटा वो होते हैं डीनेचर। क्या होते हैं? डीनेचर नहीं, इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? इनएक्टिव। और वो बाद में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन जब टेम्परेचर हम लोग ज्यादा देते हैं तो एंजाइम होते हैं डीनेचर, और जब डीनेचर हो जाएंगे दोबारा डीनेचर नहीं होंगे। इसीलिए डॉक्टर कहता है कि आप लोग पानी गर्म करके दवाई खाओ, वो ये नहीं कहता कि आप पानी ठंडा करके खाओ। उन्हें पता है कि अगर जैसे बॉडी में जाएगा उसके बाद वो एंजाइम फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे, आप बीमार हो जाओगे, और जब गर्म कर लोगे एक बार तो नहीं होगा। दूसरी बात, तभी तो मैं कहता हूँ गर्म करके खाना खा सकते हो। जैसे अगर खाना आपको बचाना है तो बार बार गर्म करो, और गर्म खाना तो उसके एंजाइम जो होंगे वो सारे कैसे हो रहे हैं? डीनेचर हो रहे हैं, ना कि इनएक्टिव हो रहे हैं। समझ गए? और जब आप टेम्परेचर कम वाला जो खाना खाते हो उसके एंजाइम कैसे होते हैं? इनएक्टिव। और जैसे ही उसे टेम्परेचर मिलेगा वो कैसा हो जाएगा? एक्टिव। और एक्टिव हो जाएगा तो फिर से फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। समझ गए हम लोग? इसके बाद एंजाइम की अगर मैं फंक्शन की बात करूं कैसे करते हैं, तो आपने चाबी देखी, चाबी, और आपने ताला भी देखा है। देखा है? अरे देखा नहीं है गधो, ऐसे बोल रहे हैं देखा नहीं है। ताला चाबी जो रोज लगा हुआ है, हाँ लॉक एंड की। आप लोग बताओ, किसी भी ताले के लिए चाबी होती है, वो क्या स्पेसिफिक नहीं होती? स्पेसिफिक होती है। हर किसी चाबी का ताला अलग होता है। ऐसी बेटा एंजाइम क्या होता है? स्पेसिफिक, किसी भी रिएक्शन के लिए। पहली बात। दूसरी बात आपको पता है चाबी का काम क्या होता है? खाली ताले को खोलना, और उसके बाद ऐसा नहीं खोलते हुए चाबी वहाँ समाप्त हो जाती है, चाबी को हम निकाल लेते हैं, ऐसा होता है। ऐसे ही हमारा एंजाइम का काम होता है। एंजाइम खाली सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद एंजाइम क्या हो जाता है? अलग। समझ गए? ये एक हाइपोथेसिस भी है आपके इसी में, जिसे बोलते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस। सेम ऐसी वर्क करते हैं कौन? एंजाइम। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा? समझो, चलिए चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बारिश हो रही है, सही, वैसे गर्मी बहुत पड़ रही थी ना, ठीक, इधर बारिश और बहुत तेज हुई स्टार्टिंग में, लगा आज कोचिंग तो कभी बंद रहेगी, लेकिन उसके बाद भगवान ने सुनी और तुरंत बारिश क्या कर दी? मतलब बच्चे कौन आता? मुझे एक दो बच्चे दिल वाला थे, हैं? अगर इस टाइम पहली बारिश हो रही थी, ऐसी होती है तो हम लोग आ सकते थे? कौन कौन आ सकता था? कितने बच्चे आने थे? तो ठीक है। इसका मतलब कितनी बारिश होगी? तो इसका मतलब यह है कि क्लास बंद नहीं होगी, मतलब मुझे आना है कैसे करके। नहीं नहीं, ऐसा करूंगा, फिर इतनी तेज बारिश में टमटम लेके यहीं तक आऊंगा, उससे कहूंगा 20 रुपए हैं। क्यों टमटम में बैठ नहीं सकता क्या? रुपया दूंगा ना, मैं टमटम बैग रूम में रहने दूंगा, ऐसे क्या दिक्कत? चलो सही है। तो इसका मतलब बारिश की टेंशन नहीं है, बच्चे आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सुनो, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप लोग आंसर ये कह रहे हो कि जो एंजाइम होते हैं वो किसी रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं। ऐसा क्या करते हैं वो कि किसी भी रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं? बेटा जो एंजाइम्स होते हैं, जो सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। सही है। जब वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसमें जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम क्या करते हैं? उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, और जब वो कम कर देंगे तो बताओ, आप खुद बताओ, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में जल्दी नहीं बनेगा? बस ये होता है। समझ गए? कौन सी एनर्जी को? एक्टिवेशन एनर्जी। ये वही साहब है, जैसे आपने देखा होगा एक बाइक है बुलेट, ठीक है, वो एवरेज कितना देती है? अभी बैठ जाएगा यहाँ पर। वो एवरेज कितना देती है? बहुत कम देती है, 20 या 30 का देती है एवरेज। 30 का देती है? कौन सी? कौन सी बात कर रहा है? 30-35 का देखो। हाँ 30-35। चलो हाँ 30-35 मान लो, इससे ज्यादा कौन कर रहा है? 45 कर रहा है।
कहते 45 तो ये अच्छा प्रैक्टिस देती है। अरे नहीं स्कूटी का तरह हैं? स्कूटी का भी एवरेज कम होता हाँ लेकिन ब्लड का और कम होता है। बुलेट का ज़्यादा होता है, अपाचे ज़्यादा होता है। ब्लड का हाँ, अरे नहीं अपाचे ज़्यादा होता है। बेटा उसका 35 ज्यादा नहीं होगा बुलेट का 35 ज्यादा नहीं होगा। है। अरे ठीक है सर आपके आप पास सुनो। अरे तेरे पास क्या है? मैं ये नहीं कर रहा हूँ इसीलिए आप बता रहे हैं। अरे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हाँ बताइए आपको तो मुझे है ही यहाँ। इसके बाद सुनो, आप एक बार बताओ कोई 35 का एवरेज दे रहा है तो वहाँ पे तेल के ज्यादा खर्च नहीं हो रहा है क्या? हाँ अब क्या हुआ, तुमने उस इंजन का क्या कर दिया, वो इंजन ज्यादा लोड लेता है, अब इंजन को कम लोड वाला बना दिया, जैसे ऐसा फ्लेक्सी वाली है। अब वही फिर अपना एग्जांपल इसके बाद देखो, तो बेटा आप लोग बताओ इसका इंजन क्या करता है, कम लोड लेता है, और जब कम लोड लेगा तो आप बताओ यहाँ पे क्या होगा, उस तेल में ज्यादा चलेगी। मतलब 1 लीटर में चलती है 60 किलोमीटर, हो चलती है 35 किलोमीटर। तो समझिए क्या होता है एक्टिव एनर्जी का मतलब, कि अगर एक्टिव एनर्जी कम कर दोगे तो सबस्टेट प्रोडक्ट में जल्दी क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आप लोग समझ गए कि कोई भी एंजाइम जो होता है वो ऑप्टिमम लेवल पे वर्क करता है। अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंजाइम का कम हो रहा है, तब भी क्या करेगा, एंजाइम मैक्सिमम वर्क नहीं करेगा। दूसरा पीएच का भी रोल होता है यहाँ पे, अगर पीएच की बढ़ रही है कम हो रही है तो वहां पे भी क्या होता है, सही से वर्क नहीं होता है। तो एंजाइम के बारे में समझ गए बेटा? इसका एक पोर्शन और है जो है कोफैक्टर। क्या है? चलो इस बात करके दाई पढ़ेंगे। ठीक है, कोफैक्टर क्या होते हैं वो भी समझो। ये हटा दूं क्या? मैं सबसे ज्यादा एग्जाम्पल देता हूँ आरती के ऊपर। ये चटती रहती है देखो, सबसे अच्छी लड़की है। तो मैं बेटा कह रहा हूँ किसकी बात, कोफैक्टर की बात कर रहा हूँ। कोफैक्टर क्या होते हैं? देखो आप लोग सोच रहे हो कि अगर एंजाइम जो होते हैं या एंजाइम होते हैं वो खाली प्रोटीन होता है तो ये काम नहीं चलेगा आपको। अगर कंप्लीट एंजाइम की बात करें तो उसमें देखो प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। जैसे आप लोग, आपको कोफैक्टर का मतलब बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे आपका नाम मान लीजिए क्या है, नाम बताओ क्या है, आरती। पीछे क्या लगाती हो आरती की? अरे खाली आरती, आरती देवी कुछ लगाती हो? नहीं लगाते क्या लगाती हो आरती एक बार? नहीं लगाते सर। अरे कोई ऐसा बच्चा बताओ जो लगाता है, मतलब सारे। तुम्हारा नाम क्या है? रजनीश कुमार। अब आपने इसे कुमार लगाया, वो क्या है, कोफैक्टर। क्या है? इससे इनका नाम खाली अगर रजनीश बोलोगे तो कंप्लीट नहीं है, इसके साथ कोफैक्टर लगाना जरूरी है। जब ये रजनीश कुमार लगाएगा तो इसका नाम क्या हो गया, कंप्लीट। क्या हो गया, कंप्लीट। समझ गए? ऐसे हर किसी का यहाँ पे क्या होगा, कोफैक्टर होगा। आरती मैं कभी लगाती हूँ। ए तेरा नाम क्या है? विशेष, विशेष मौर्य। ये कौन है बेटा? मौर्य। अरे कौन है बेटा? मौर्य। हाँ चल, अरे सही तो बोल रहा हूँ, इसमें क्या है। ये देखो भाई, अब ये विशेष बोलेगा तो क्या इसका नाम कंप्लीट है? नहीं। जब तक ये मौर्य नहीं लगाएगा तब तक कंप्लीट नहीं होगा। तो मौर्य क्या हो गया, कोफैक्टर। ऐसे ही होते हैं हमारे एंजाइम में क्या, कोफैक्टर। अगर आप सोच रहे हो, इधर देखो, जो एंजाइम होता है कंप्लीट एंजाइम बेटा, कंप्लीट का मतलब जो एंजाइम वर्क करता हो, उसमें एक तो होता है प्रोटीन पार्ट। क्या होता है? प्रोटीन पार्ट। ये नीट को समझ गए। और एक होता है बेटा साथ में क्या लगा होता है, नॉन नॉन प्रोटीन। प्रोटीन पार्ट। क्या होता है? ये बात समझ गए आप लोग? अब देखो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना, कंप्लीट एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्या, होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं बेटा? होलो एंजाइम। और जो प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं? और साथ में क्या होता है, कोफैक्टर। और ये कोफैक्टर कौन है बताओ? यही तो है नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन समझ गए? जैसे हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, उसमें ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। लेकिन हीम क्या है, प्रोटीन नहीं है, वो आयरन कंटेनिंग पार्ट है। क्या आप लोग बताओ, हीमोग्लोबिन बिना हीम के आयरन कंटेनिंग पार्ट के क्या होगा? नहीं होगा ना। और साथ में दोनों को आप लोग जानते होगा आज तक कि हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। जो हमारी आरबीसी का होता है हीमोग्लोबिन। क्या आपने कभी ये बोला कि ग्लोबिन? नहीं बोला ना। और वो ग्लोबिन खाली कंप्लीट भी नहीं है जब तक उसमें आयरन कंटेनिंग पार्ट
नहीं होगा। समझ गए आप लोग? तो इसका मतलब जो हीम है वो क्या है? कोफैक्टर। कोफैक्टर का मतलब ये बेटा इक्वेशन आती है, ये वो ऐसा देता है एपो एंजाइम इक्वल टू होलो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। गलत जाएगी ना, आप लोग ध्यान रखना है। होलो एंजाइम होता है कंप्लीट एंजाइम और एपो एंजाइम किसे बोलते हैं? प्रोटीन प्रोटीन पार्ट। पार्ट। और कोफैक्टर क्या बोलते हैं? नॉन प्रोटीन पार्ट। और दोनों मिलके बनाते हैं क्या? कंप्लीट एंजाइम। समझ गए? ये चाहो तो किताब का भी लिखो, देख लो। लिख लिया? हो गया ना? तो ये चैप्टर भी तो हो गया, रिवाइज करो बैठ के आराम से। टाइम भी हो गया। टाइम भी हो गया? अभी नहीं हुआ होगा। अभी 5 मिनट में हो गया था। हो गया 5 मिनट। बेटा अभी आपको ये बताओ, वैसे मैं 2 दिन अभी इस चैप्टर को और पढ़ाऊंगा, ठीक है? 2 दिन पढ़ाऊंगा, ठीक है? डरा दूंगा बिल्कुल। अभी तक आपको ऐसा लग रहा है ये चैप्टर कठिन है क्या? इसमें ऐसा कुछ है जो आपको लग रहा है कि ये तो बहुत कठिन है, समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ लग रहा है? और लग रहा हो तो जल्दी देखो, अभी 5 मिनट में कर रहा हूँ। अभी जो चीजें रह गई हैं उनके लिए हम 2 दिन देंगे पूरे चैप्टर के लिए, ठीक है? पूरे 2 दिन अभी तो आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा बहुत अच्छे से। तो अभी आप खाली थ्योरी पढ़ लो जल्दी से और पूछो मुझसे अगर कोई दिक्कत हो। लेकिन आप लोग मेहनत करते रहो अच्छे से। पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हैं? कल से करिए। बेटा आप लोग लगभग 5-6 घंटे पढ़ाई करो, 6 घंटे। इससे अगर कम कर रहे हो तो नीट की संभावना, नीट के बारे में लोग समझ रहे हो? 6 घंटे और प्रॉपर आपको 6 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा, सही है? और आप लोग बीएससी वगैरह कर रहे हो, इससे ज्यादा बेटा ज्यादा ध्यान मत दो, सही है? पूरा फोकस करो नीट पे, सही है? या तो आपको मास्टर ही बनना हो तो अलग बात है, मास्टर बनना है। कितने बच्चे ऐसे जो चाह रहा है हम मास्टर ही बने, पढ़ जाना है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा है बच्चा? बेटा मास्टर बनने की प्रोसेस बहुत लंबी है, ध्यान रखना, सोचो भी मत। अभी आप खाली बीएससी कर रहे हो, बीएससी का पता है? एमएससी करोगे, बीएड करोगे, इसके बाद वैकेंसी का वेट करोगे और वैकेंसी आ जाएगी तो पेपर नहीं होगा और पेपर हो जाएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा और रिजल्ट आ गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, समझ गए? क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप लोग सोच नहीं सकते। मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ मत बनो, वरना बेटा बेरोजगारी की इस कंडीशन में शादी कर देंगे घर वाले बदल दी। जब तो 25 साल तक कुछ करोगे ही नहीं, 26 साल तक तो घर वाले क्या कहेंगे बताओ? उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन होता है? और मैं दूसरी बात बताऊं, इससे बढ़िया 2 या 3 साल तैयारी कर लो मन लगा के और बेटा छोटे मोटे डॉक्टर बन जाओ, बीएमएस कर लो, बीडीएस कर लो, कुछ भी कर लो, एमबीबीएस कर लो। मैं तो सोचूंगा एमबीबीएस करो आप लोग और साथ में अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो बीएमएस ही कर लो। और उससे अगर छोटे डॉक्टर भी होते हैं, पहला साहब जो गाँव में होते हैं वो भी अच्छा खासा रुपया कमाते हैं, समझ रहे हो? बहुत अच्छे रुपए कमाते हैं, 1000-1500 रुपए रोज लेके उठते हैं इस टाइम पे। और सोचो अगर आप बीएमएस या बीडीएस बन गए तो फिर क्या बात है? अब तो बीएमएस वाला हॉस्पिटल ही हो सकता है, आपके पास अगर पैसा हो हॉस्पिटल, समझ
समझ रहे हो? तो मैं फिर मैं कहूंगा कि आप लोग पहले डॉक्टर बनो, सही है? और डॉक्टरों की इस देश को बहुत ज्यादा जरूरत भी है। और टीचर बनना, मैं देखो अब बन रहा है कोई, किसी को लग रहा है मैं तो टीचर ही बनूंगा, मैं क्यों मना करूंगा भाई, मैं तो खुद टीचर हूँ, सही है? लेकिन मेरा तो ये प्रोफेशन था पहले से ही था। और मैं डॉक्टर बनता तब भी नहीं बनता, मैं बीएमएस में मिला था तब भी मैं नहीं लिया था, सही है? तो मुझे ये काम करने में कोई ऐसा नहीं कि मुझे कोई स्ट्रेस होता है पढ़ाने में, मेरा ये पैसा ना, मुझे मजा आता है पढ़ाते हुए। पहली बात, और ये मैं सोच रहा हूँ रुपए के लिए पढ़ाता हूँ, यहाँ पर रुपए आ रहे हैं इसलिए, रुपए मिलते हैं वो अलग बात है, पैसे से पढ़ाऊंगा, रुपए तो मिलेंगे, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिलते। और दूसरा, मैं डॉक्टर खुद नहीं बना। तीसरा मैं आपको बताऊं, और मैं ये, अगर मेरा ऐसा कुछ ना होता कि मैं इतनी मेहनत नहीं करता और यहाँ तक नहीं आ पाता इतनी कम एज में, तो मुझे अपने आप पे भी डाउट रहता जिंदगी भर कि मैं डॉक्टर क्यों नहीं बना। और बेटा अब हर आदमी ऐसा नहीं कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसे सब लोगों के साथ हो जाएगा, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको डॉक्टर बनने के लिए पहली प्रायोरिटी दो, सेकंड दो जो तुम बनना चाहते हो। कोई टीचर बनना इतना अभी इतना वो नहीं है। और टीचर का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। जैसे आप लोग गवर्नमेंट के बारे में सोच रहे होगे तो ऐसा ना कि आपको एक प्राइवेट स्कूल पढ़ाना 2000 रुपये महीने में, वो तो अभी बन जाओगे, जाओ। और उसमें कितने रुपये मिलते हैं? 3000, 4000, बहुत बहुत 5000 महीने के बता रहा हूँ, डेली नहीं बता रहा हूँ। बेटा एक महीने के 5000 रुपये हम लोग पढ़ा रहे हैं गाँव में। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं कक्षा 8 तक या 10 तक। और आप लोग सोचो 5000 रुपये कितना होता है इस जमाने में, सोचो। अगर आप पीलीभीत जैसे उसमें रहोगे तो 5000 का आपको खाली रूम का रेंट मिलेगा, मतलब रूम का रेंट होता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ टीचर गवर्नमेंट बनना बहुत आसान नहीं है, बहुत ही आसान है लेकिन बहुत लंबी प्रोसेस है। उसके बाद अब ये आसान क्यों नहीं है, एक और बताओ। एक आदमी बीएससी कर रहा है, बोलो मत, एक आदमी बीएससी कर रहा है, वो भी ऐसा जो खाली बीएससी कर रहा है, उसका मतलब नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। उसे ये पता है खाली बीएससी कर रहा है, बात खत्म। मोबाइल स्कूल जाते हैं, फोटो लेते हैं, फेसबुक डालते हैं, बात खत्म, ठीक है? बीएससी के बाद उसने मेरिट से कर लिया बीएड, ठीक है? 30,000 रुपये ठीक है कर लिया बीएड। अगर वो सोच रहा है मुझे टीचर बनना है और यहाँ पे मुझे लग रहा है इतनी वैकेंसी आती है, अगर टीजीटी में मान लिया, देखो बायोलॉजी कितनी आएंगी सोचो पूरी यूपी में टीजीटी में, अगर जब भी आएंगी 100 या 150 तक, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। बेटा यहाँ पे तुम्हारे जिला, कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, जिला बरेली की बात कर रहा हूँ, 100 तो वो टीचर होंगे जो वेल क्वालिफाइड होंगे और बहुत अच्छे से वो कई सालों से सोच रहे हैं इसके बारे में कि हमें टीचर बनना है। तो बताओ एक बच्चा उनकी कंपटीशन कैसे कर लेगा, कभी कर पाएगा? फिर टीचर कैसे बन जाओगे, इतने आसान सुनना है टीचर बनना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट टीचर, और आपने देखा हो गवर्नमेंट टीचर के चक्कर से बेचारे ऐसे लोग हैं जो बीएड करके बनना बोल रहे हैं, परेशान है कि मैंने कर क्यों लिया, लाइन क्यों चुन लिया। ये लाइन बहुत कठिन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों का मेन फोकस होना चाहिए किस पे, डॉक्टर बनने पे। सबसे आसान, अगर आपके पापा के पास रुपया है तो आप कंफर्म बनोगे डॉक्टर। भाई 12 लाख 13 लाख खर्च करो, आराम से बीएमएस कर लो, डॉक्टर बन जाओगे, सही है? क्वालिफाई कर लो खाली। और अगर आपके पापा के पास पैसे नहीं है तो आप लोग क्या करो, मेहनत करो, 2-3 साल पढ़ाई करो अच्छे से और 500 नंबर ले आओ, डॉक्टर बन जाओ। ये तो आपके हाथ में है भाई, रुपए नहीं होते हैं वो आपके हाथ में नहीं, चलो, लेकिन आपके हाथ में 500 नंबर लाना तो है। और वो 1 साल में ना, ये तो फ्री चल रहा है यहाँ पे, ऐसा भी नहीं पेमेंट जा रहा है यहाँ का। तो 1 साल में ना 2 साल निकालो, 2 साल में 3 साल निकालो। अगर 3 साल बाद भी डॉक्टर बन गए तो मतलब कितनी बड़ी खुशी होगी, समझे बात को? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेहनत करो। और मैं ये राय क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को कभी भी गलत राय नहीं देता, ठीक है? मेरा इससे मतलब नहीं कि आज अगली साल पढ़ रहा है अगली साल भाग जाएगा, नहीं है, उससे मतलब नहीं है। आप लोग तो फ्यूचर में करो अच्छा, ठीक है? ये चलो ठीक है, इसके बाद कल मिलते हैं बेटा, और कल हम लोग पढ़ेंगे यही चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? कल
देख लेंगे। यहाँ पे देखो 40 अरे मिल जाए यार।